हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। ये टॉपिक नॉर्मली सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप अपनी लाइफ में अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई फर्म चलाना चाह रहे हैं, कोई सर्विस करना चाह रहे हैं, हर एक स्टेपिंग स्टोन में बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टॉपिक को ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, बट इस टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझना है, ताकि जब भी जैसे भी हमें इन एग्जांपल्स को हमारी लाइफ में लगाने का मौका मिले, हम 100% इनको लगा पाए और इसका फुल बेनिफिट उठा पाए। सो लेट्स स्टार्ट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बिजनेस एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस तो हम जानते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ भी सेल करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं, तो उस सेलिंग परचेसिंग को हम नॉर्मल टर्म में बिजनेस कहते हैं। कुछ भी चीज़ का व्यापार करना बिजनेस कहलाता है। वहीं पे इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसका रिलेवेंस बिजनेस से बहुत डिफरेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर कैपेसिटीज। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं, या आप जॉब में हैं, या आप सिर्फ एक कस्टमर है, या आप एक हाउस वाइफ है, या आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, आपकी हर एक कैपेसिटी में इकोनॉमिक्स डील करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक लिटरेसी हर एक इंसान को बचपन से आना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ को परचेज करने के लिए 10 रुपये दे रहे हैं, तो उसका रिलेवेंस हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें 10 रुपये का पूरा वैल्यू मिल रहा है, क्या हमें उसके लिए ज़्यादा या कम देना चाहिए। वहीं पे इकोनॉमिक्स लिटरेसी काम आती है। अब अगर हम समझें, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए इट हैज़ बिन डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अब इकोनॉमिक्स को समझना हम आगे समझेंगे, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, और उसमें जब हमारे माइंड का यूज़ करके उसका एनालिसिस करेंगे, तो हम एक बेस्ट ऑफ बेस्ट बिजनेस डिसीजन बना पाएंगे, इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेज। जैसे कि आप जानते हैं, भले ही इंसान कितना भी अमीर हो, भले ही इंसान कितना भी ज़्यादा एक प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा उसके या तो प्रोड्यूसर ही हो या मैन्युफैक्चरर ही हो, पर कहीं ना कहीं जाके उसको किसी ना किसी इकोनॉमिक रिसोर्स, फॉर एग्जांपल मनी या प्लांट एंड मशीनरी या मैन पावर की कमी होनी ही है, क्योंकि उस कमी को डील करने के लिए उसे इकोनॉमिक्स का यूज़ करना पड़ता है, ताकि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो स्केर्स रिसोर्स है, कम रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए और बिजनेस इकोनॉमिक्स लगाकर उसका बेस्ट डिसीजन लेके उसका बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाए। यहीं पे अब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में उतरने वाले हैं। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, पर हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। फिर आगे के लेक्चर में हम धीरे धीरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स सीए फाउंडेशन के एक पेपर के भी पार्ट हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मल फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जाना चाह रहे हैं, या एक इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू बैकग्राउंड समझना चाह रहे हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे व्हाट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से। अब आप हर चीज़ में जब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपको डेफिनेशन मिलेगी, एक स्कोप मिलेगा और एक नेचर मिलेगा। यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को ऊपर डिफाइन कर चुके थे। अब स्कोप में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह के इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब जो लोग इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए दोनों टॉपिक्स अलग अलग रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको भी आगे जाके समझेंगे, बट उससे पहले एक लेमन टर्म में जो इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स को पहली बार समझने की कोशिश कर रहा है, उसके अनुसार हम एक टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इन डेप्थ स्टडी में उतरेंगे। अब एक नेचर क्या होता है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ एक आर्ट नहीं है, इसको साइंस बोला जाएगा, क्योंकि हर एक डिसीजन का आपका इम्पैक्ट दूसरे डिसीजंस पे होने वाला है। जो भी आप स्टेप लेने वाले हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कंज्यूमर बिहेवियर में, अपने प्रोडक्शन बिहेवियर में, उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपके ऊपर आने वाले हैं। तो इसमें क्योंकि डिपेंडेंसी इन्वॉल्व है, यहाँ पे साइंस कहा जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को। अब यहाँ पे इसको आर्ट भी कहा जाता है। अब आपने बहुत कम सुना होगा कि साइंस और आर्ट साथ में कैसे।
क्योंकि यहाँ पे 50% तो चीज़ें डिफाइंड है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड और सप्लाई का रोल क्या है, पर एट टाइम्स यहाँ पे आपको अपने कंज्यूमर की बिहेवियरल पैटर्न्स को समझकर उन लॉज को लगाना पड़ता है ताकि आप बेस्ट एंड बेस्ट बेनिफिट्स निकाल पाए इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझकर। अब व्हाट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? स्कोप बहुत बड़ा है, यहाँ हर चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी या इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक लिटरेसी का लेक्चर है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजुअली द इंटरनल इश्यूज और द ऑपरेशन इश्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, कि बिजनेस को डिमांड कैसे मिलेगी, बिजनेस अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको कितनी मशीन लगानी चाहिए, उसको कितना मैन पावर लाना चाहिए, उसका पीक पीरियड क्या है, पीक सेलिंग पीरियड क्या है, लो सेलिंग पीरियड क्या है, उसको क्या बंद कर देना चाहिए अपनी दुकान को थोड़े टाइम के लिए, ई टी सी। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वाइड व्यू है, एक नेशन वाइड इकोनॉमिक व्यू कहा जा सकता है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक पैटर्न्स पर कैपिटल इनकम ई टी सी समझने की कोशिश करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ लगता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ लगता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट हो सकते हैं, जैसे डिमांड एनालिसिस। पर्टिकुलरली अगर आप किसी कंपनी की बात करेंगे जो सोप बेचती है, साबुन बेचती है, तो उसका डिमांड करना, उसका डिमांड कब कितना ज़्यादा रहेगा, उस हिसाब से उसको कितना प्रोडक्शन बिठा के रखना चाहिए, उसका अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको कैश फ्लोज कितना रखना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, उसको किस मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, क्या वो मटेरियल स्विच कर सकता है, उसको प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मशीनरी कितनी रखनी चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल अगर हम साबुन की कंपनी की बात करें तो कितना इन्वेंट्री किस टाइम पर होना चाहिए। ऐसा बहुत टाइम हो सकता है कि आपका सोप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ज़्यादा बिकता है, लेकिन आप उसको पूरे टाइम उसका इन्वेंट्री मैनेज करके रख रहे हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, साथ ही साथ आप उसका बेस्ट बेनिफिट नहीं निकाल पाते। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है, कहाँ पे कम बिकता है, आपको कहाँ पे अलग प्राइस रखना है, कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा। रिसोर्स एलोकेशन, अगर आप 2-3 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो किस टाइम पे आप कितना पैसा किसको बनाने में लगाना चाहिए, कितना मैन पावर आपको कहाँ लगाना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है। या साबुन के साथ साथ आप सर्फ भी बेचते हैं, तो उस टाइम पे अगर सर्फ में ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपको रिसोर्स सर्फ में ज़्यादा लगाने चाहिए और सोप पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। थ्योरी ऑफ कैपिटल, अब देखिए आपको अगर छोटा से छोटे बिजनेस के लिए भी कैपिटल लगाना पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक सोप बनाना या सर्फ बनाना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। वहाँ पे मशीन लगानी पड़ती है, प्लांट्स लेने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स लेनी पड़ती है, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आता है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई बिजनेस को ऑपरेट करना है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे किस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। लाइकवाइज आप उस पर ज़्यादा रिसोर्स अलोकेट करके उसको ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल बजट लगा के उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बना सकते हैं। ए लास्ट आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, जहाँ पे हो सकता है कि कोई पीरियड डल पीरियड आ गया जहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो चुकी है, या उसका हम कर्व एनालिसिस भी करेंगे, इसमें कर्व में डाउनवर्ड कर्व ट्रेंड में आ चुका है, तो वहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट को रोक देना चाहिए, या ये कब तक आने वाला है, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व रहेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम ना कि सिर्फ एक कंज्यूमर हैं बल्कि हम कोई प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो जब हम दोनों बिहेवियरल पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अच्छा एक व्यू पॉइंट मिल सकता है, जहाँ पे हम हमारी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, कॉस्ट बिठा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज भी निभा सकते हैं। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नेशन वाइड व्यू हम कह सकते हैं, जहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, कहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कहाँ पे शेड्यूल्ड इकोनॉमी होती है, कहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टेज और साइकिल्स क्या क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जनरेट नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे रहेगा, एम्प्लॉयमेंट की क्या सेविंग्स है, क्या इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करने वाला है।
यहाँ पे microeconomics is basically the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. Different individual और organizations के बीच में क्या behavioral patterns है, कब क्या ज़्यादा बिक रहा है, कब क्या ज़्यादा बेचा जा सकता है, कब प्राइसिंग को मैनिपुलेट करके कम ज़्यादा करके आप अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इन नॉर्मल टर्म्स. वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बट हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले. अब यहाँ पे एक एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपको समझ लेना चाहिए, बिकॉज बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब आप पिछले 3-4 साल में भी देख चुके हैं, पैंडेमिक आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी सप्लाई कम हो गई, जिनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई. पर कहाँ कहाँ कहीं कहीं पे किसी किसी की जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो हर चीज़ आजकल ऑनलाइन जाने वाली है, वहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है. तो डिमांड शफलिंग होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि हम फ्यूचर या प्रेजेंट के डिसीजंस के बेसिस पे फ्यूचर को अच्छा बना पाएँ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को समझ के हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं. अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये सुनने में बहुत इजी लगेगा, बट आप किसी भी बिज़नेस को देखिए, किसी भी बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे तो इतनी सी ही तो इतना सा ही आप समझ पाएंगे कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है. पहला, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 4 क्वेश्चंस का आंसर देके आप समझ सकते हैं. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं. दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, उसे कैसे बनाएं. तीसरा, अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उसको कंज्यूम करने वाले भी लोग होने चाहिए, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आपको वो किसके लिए प्रोडक्शन करना है, आपके कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कौन रहेंगे. और चौथा है, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर आप किसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 100 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सेल्स 1000 रुपये, तो आप उसको 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे. तो आपका हर एक डिसीजन प्रोविजंस बना के होना चाहिए कि मैं आगे इस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे ग्रो कर सकता हूँ. तो इकोनॉमी चलाने के लिए 4 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस है. पहला, क्या बनाए. दूसरा, कैसे बनाए. तीसरा, किसके लिए बनाए, और आगे उसकी ग्रोथ कैसे रहे. तो यहाँ पे हमने आज समझने की कोशिश करी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेवेंस क्या है, उसके 2 पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करते हैं, उनका मतलब क्या है, और एक बिजनेस, एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. अब आगे हम समझने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. उसके लिए मैं सेकंड लेक्चर बनाने वाला हूँ. आप सी ए बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हम इसको इतना इंटरेस्टिंगली समझने वाले हैं ताकि आपको इसका एग्जाम्पल्स भी याद रहे, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल लेमैन की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको एक एक चीज़ इन डेप्थ और बहुत अच्छे से समझ में है. तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं. सेकेंड लेक्चर के लिए आप बने रहिए, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है. धन्यवाद.